नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। रहीम दास जी का एक बहुत मशहूर दुआ है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पर लगता है कि INDIA यानी इंडिया वाले गठबंधन में गांठ पड़नी शुरू हो गई है। पहले बंद कमरों के भीतर विपक्षी गठबंधन के बीच झगड़े की खबर छन छन कर बाहर आती थी, लेकिन अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है जी। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद राव पवार से सीक्रेट मीटिंग, गुप्त मीटिंग करी तो कांग्रेस और शिवसेना दोनों सफाई मांगने लग गए। कांग्रेस ने तो यहां तक दावा कर दिया कि शरद पवार को केंद्र में मंत्री पद का ऑफर मिल चुका है, जिसके बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले मैदान में कूदी और कहा कि मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली कांग्रेस के तमाम आला नेता मौजूद रहे। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अलका लामा ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस 7 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। इस बयान से सियासी तूफान आ गया और आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। फिर मामले को रफू किया गया और कहा गया कि यह पार्टी का बयान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो सारी हदें पार करी और कहा अलका लामा तो बहुत छोटी नेता है, ऑल इज वेल वाला संदेश देने का प्रयास हम कर रहेंगे। और इसी बीच अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली तो आए, लेकिन बिना किसी विरोधी नेता से मिले वापस लौट गए। कहते हैं कि बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। तो क्या विपक्षी गठबंधन में दरार के संकेत दिखने लगे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। हम साथ साथ हैं या फिर हम आपके हैं कौन? मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। बीते 2 दिन में 3 खबरें हैं जिससे ये संकेत मिल रहा है कि नए नवेले इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। पहले शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार से गुप्त मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस बोली कि बीजेपी ने शरद राव पवार को मंत्री पद का ऑफर दिया है। फिर बारी आई कांग्रेस की। अलका लामा ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस सभी 7 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। हालांकि बाद में ये कहते हुए मामले को रफू कर दिया गया कि ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। अलका लांबा इज अ स्पोक्सपर्सन, शी इज नॉट अ ऑथोराइज्ड स्पोक्सपर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज। ये जो है आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें MLA इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। इसी बीच नीतीश कुमार अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे, लेकिन विपक्ष के किसी नेता से बिना मिले ही पटना लौट गए। इसे लेकर भी अटकलें शुरू हो गईं। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई विपक्षी गठबंधन में गांठ पड़नी शुरू हो गई? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। हम साथ साथ या हम आपके हैं कौन? यह किसी फिल्मी टाइटल से कम नहीं है। हम साथ साथ हैं या फिर हम आपके हैं कौन? लेकिन विश्लेषण आज होगा ये जो विपक्षी एकता है इसके गठबंधन पर ग्रहण का विश्लेषण। आइए देख लेते हैं। शरद राव पवार, अजीत पवार से चाचा शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग यानी गुप्त मुलाकात। कांग्रेस बोली शरद पवार को मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। सुप्रिया बोली मंत्री पद के ऑफर की बात मनगढ़ंत है, लेकिन कहानी यह है कि बार बार अगर मुलाकात हो रही है तो बात क्या हो रही है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली कांग्रेस के आला नेताओं की बड़ी बैठक। अलका लांबा ने बोला कि दिल्ली के सभी 7 सीटों पर कांग्रेस अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने अलका लांबा के बयान से तो किनारा किया
और आम आदमी पार्टी ने तो छोटा नेता कहा, कांग्रेस ने भी छोटा नेता मान लिया, यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी आम आदमी पार्टी के जबरदस्त दबाव में दिखी। बढ़ता में आगे, नीतीश कुमार अटल जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली आए, लेकिन किसी भी विपक्षी नेता के साथ मुलाकात नहीं करी। नीतीश बाबू अपने अलग थलग होने से परेशान है। उन्हें लग रहा है कि सारा मामला, जो सारा हाईलाइट है, जो सारी हेडलाइन है, या तो वो कांग्रेस पार्टी ले रही है या तो वो ममता बनर्जी ले रही है। पटना की बैठक के अंदर अब मैं बात करता हूं। आपको याद होगा, दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर हुआ था बड़ा टकराव और केजरीवाल कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला के बीच में भिड़ंत हो गई थी। ममता और लेफ्ट के बीच में भी टकराव हुआ था। बेंगलुरु की बैठक याद करिए, ममता को ज्यादा भाव मिलने से, यानी ज्यादा तरजीह मिलने से नाराज थे नीतीश कुमार। बढ़ताओं में आगे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक से किया था किनारा। और अब बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन इज, क्या इंडिया यानी INDIA गठबंधन में गांठ पड़नी शुरू हो गई है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज की चर्चा में कौन कौन है, मैजिक स्क्रीन पे हमारे सामने है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ कुलदीप कुमार है, MLA हैं आम आदमी पार्टी के, ब्रिज मोहन श्रीवास्तव है, प्रवक्ता NCP के, अनंत दुबे साहब है शिवसेना उद्धव गुट के, यानी उद्धव ठाकरे गुट के हैं, और सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सीधा आपके पास आता हूं। सुरेंद्र राजपूत, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। सुरेंद्र जी पहुंच रही है जी। सर, मेरा सवाल बहुत सीधा है। अलका लांबा को आम आदमी पार्टी छोटी नेता कह रही है, वो कह रहे हैं कि ये तो छोटे मोटे नेता है, ये थोड़ी डिसीजन ले सकते हैं। और आपकी मुस्कुराहट देख के मुझे एक सवाल याद आ रहा है, और वो ये याद आ रहा है कि आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? बहुत शुक्रिया आपका अमीश भाई, इतनी लंबी चौड़ी बात करने के लिए, इतनी लंबी चौड़ी बहस आपने लगा दी इंडिया के ऊपर, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। कुछ बोलते रहिए अमीश भाई, आप तो ऐसे पत्रकार थे जो अंदर से खोद खोद के लाया करते थे। आपको तो पहले से मालूम होता था कि भाई नीतीश कुमार जी जो हैं अपनी आंख का इलाज कराने आए हैं, आंख के इलाज के बाद वो किसी से नहीं मिल सकते, इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, ठीक है ना। आपको तो यह भी मालूम होगा कि शरद पवार जी बिल्कुल मिले, क्यों नहीं मिलेंगे, अपने भतीजे से मिलेंगे, लेकिन आपको यह भी पूरा होना चाहिए कि अजीत पवार परेशान है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अजीत पवार को उन्होंने कंसोल किया कि बेटा कुछ दिन रह लो वहां पर, उसके बाद वापस तो तुमको आना ही, क्योंकि तुम्हें भावी कोई नहीं दे रहा है वहां पर जी। पूरी महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति है। आप बता दो कि अलका लांबा जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसको डिसोन हमारे जो दिल्ली के प्रभारी हैं उन्होंने कर दिया कि साहब ऐसी कोई बात नहीं, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। आपको इंडिया के गठबंधन में दरार दिख नहीं रही है, दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया। करें, आज की डेट में आपके पास लश्कर है, कोई बात नहीं, लेकिन हम पूरी जिम्मेवारी से इतना कहते हैं कि यही सारी चीजें अपने आप में बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी निराश है, कितनी हैरान है, कितनी परेशान है, किस तरीके से उसका भाषा का स्तर गिर गया है। जनता पार्टी प्रयास कर रही है। अलका लांबा को क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि आप आइए और ANI को बाइट दीजिए कि हमें 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए बोला गया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी को क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ये बोलने के लिए कि अलका लांबा एक छोटी नेता है? ये सबके भारतीय जनता पार्टी ने बोला था क्या कहने के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोली। जैसे कहते हैं ना बिल्ली भाग में छींका, आप लोगों का परसेप्शन है, एक परसेप्शन होता है। आप तो हिंदी पढ़े हैं अमीश भाई, सुधांशु जी तो खैर पढ़े ही हैं, तो मर्मज्ञ हैं, कि रुको मत जाने दो। इसमें कौमे का फर्क होता है कि अगर रुको मत जाने दो अर्थ बदल जाएगा, रुको के आगे कौमा लगा दिया, और रुको मत जाने दो इसमें कौमा लगा दिया, रुको मत में तो अंतर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से बयानों का छिद्रान, ठीक है, मैं सीधा सुधांशु सुन तो लीजिए जी, आप सुधांशु जी को भी बोलने देते हैं ना, थोड़ी देर आपने लंबा बोल दिया, हमारी भी सुन लिया कीजिए। भाजपा की तो हमेशा सुनते हैं आप। सर आप ही को सुन रहे थे, लंबा आपने। अरे सर हमारी थोड़ा सा पूरा हो जाने दीजिए सर। कर लीजिए, पूरा कर लीजिए अगर आपको हो तो, बाकी तो आपकी इच्छा है।
तो ये जो रुको मत जाने दो वाली जो आपकी थ्योरी है ना, ये जो सत्ता समर्थक मीडिया की, ये अब चलने वाली नहीं है अमीश भाई। भारतीय जनता पार्टी हैरान भी है, परेशान भी है, निराश। मणिपुर से लेकर नूह तक आग लगा रही है, महिलाएं नग्न हो रही है, देश शर्मसार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी क्या नाम जो है आज की डेट में जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अपने जबान पर कंट्रोल खो गए हैं, कह रहे हैं कि साहब अगले साल भी हम यहां झंडा फहराएंगे। भाई आप अगले साल की जगह झंडा आप क्या नाम 10 साल का सब सपना लेकर के आए हैं, लेकिन इस बार तो आप अपने मकान पर ही फैलाएंगे झंडा। बहुत स्पष्ट। ठीक है, ये अब आपने अपनी बात इंडिया को जीतना है, इंडिया में जितनी लाठी मारे। जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी आपका रुख करता हूं। ये सारा भ्रम आप फैला रहे हैं, इनके यहां तो हम साथ साथ हैं, लेकिन आप जबरदस्ती, माफ करिए मैं फिल्मी नाम लेके आ रहा हूं, हम आपके आइकॉन लेकर आ रहे हैं। देखिए, जो बोला है सुरेंद्र राजपूत जी ने, उसी में स्पष्टता नहीं था। इन्होंने कहा रुको मत जाने दो का उदाहरण व्याकरण के आधार पर दिया है। तो जानते क्या अंतर है? इन पार्टियों का नेतृत्व कह रहा है रुको कौमा मत जाने दो, कार्यकर्ता कह रहा है रुको मत कौमा जाने दो। बस एक कौमा का ही अंतर है जो आप अपने कार्यकर्ता की भावना नहीं समझ पा रहे हैं। ये नेतृत्व कह रहा है गठबंधन सहयोगियों से रुको मत जाने दो, कार्यकर्ता कह रहा है रुको मत जाने दो। अब ये आपके ऊपर है, और सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं है जनाब, पंजाब में भी आपके स्थानीय नेता बोल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम बाकायदा संघर्ष करेंगे। और बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी आज भी बोले हैं, वो तो ये भी बोल चुके हैं कि कोई लोकतंत्र जैसी चीज ही नहीं है, मगर बेंगलोर में साथ में रहना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं रुको भी मत भी, आखिर में जनता जानते क्या कहेगी? अरे देखो मत, इन सबको जाने दो और मोदी जी को एक बार फिर आने दो। यही भविष्य की स्थिति होने जा रही है। अब मैं एक बात और भी सीरियस नोट पे कहना चाहता हूं। देखिए सुधांशु, एक सवाल है मेरा, ये लगाई बुझाई आप लोग करवा रहे हैं क्या? गठबंधन बने हुए आपने अपने कुछ लोग भेज रखे हैं क्या वहां पर? अरे ये आप ही नहीं, आप भी करवा रहे हो अमीश भाई, मेरा स्पष्ट आरोप है। हमें कुछ करने की हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं जो अपने आप अपना काम लगाने के लिए तैयार है। आज जो आम आदमी पार्टी, INDIA गठबंधन, कांग्रेस, इन सब के बीच की जो आपस की स्थिति हो रही है, इसके ऊपर मुझे जानते क्या याद आता है? देखिए, अटल जी ने बड़ी फेमस कविता लिखी थी, गीत नया गाता हूं, सबको याद होगा। उससे पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं। वो जब हमारा जनता पार्टी से गठबंधन हुआ था और आपसी अहंकार के चलते हुए, जनता पार्टी के नेताओं के चलते हुए गठबंधन टूट गया था, तो बड़ी पीड़ा हुई थी अटल जी को। तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं। उसकी एक पंक्ति थी कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। और आगे की लाइन अब उन पे फिट बैठती है, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इनका अपनों का मेला ऐसा है अमीश जी, जिसमें कोई एक दूसरे का मीत है ही नहीं। जी, मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत, आपने बोला आप भी आग लगा रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान को मैंने बोला था शक पैदा करने के लिए कि शरद पवार के साथ अगर बार बार मुलाकात हो रही है अजीत पवार की, तो शक पैदा करता है। मैंने तो नहीं बोला था, ये तो पृथ्वीराज चौहान तो आप ही के नेता है, फॉर्मर CM है, PMO के मंत्री रहे। वैसे अमीश जी एक लाइन और मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको सुधांशु जी मौका दूंगा, सुधांशु जी आगे आपको मौका दूंगा। अभी सुरेंद्र राजपूत से सवाल है मेरा, एक लाइन ऐड कर दूं। शरद पवार गुट की तरफ से जितेंद्र अवार्ड जी ने आज जिस भाषा शैली और भाव भंगिमा में बोला है, उनको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा 83 वर्ष के व्यक्ति का आके बार बार सफाई देगा, या हम आपके साथ है, इस टोन एंड टेनर में बोला है। अब आपको लगे ये भी बीजेपी की वजह से बोला है, ठीक है, ओके। देखिए सुरेंद्र राजपूत, देखिए कहीं ना कहीं समस्या तो है, उसको आप लाख छुपाने और ढकने की कोशिश करो, लेकिन वो गाय बगाए सामने आ ही जाती है। चाहे वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो, चाहे वो NCP महाराष्ट्र में हो, NCP शरद राव गुट। आप ही के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना अमीश भाई, एक लाइन सुधांशु भाई की बातों से और आपकी बातों से एक दो लाइन और याद आ गई हमको। कहते कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, सुधांशु जी आपके लिए हैं और अमीश के लिए भी, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, चोरों को कहते हैं रहजन,
इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात सच है अपने आप में, हम अपनी करनी कर गुजरेंगे, जो होगा वो भी देखा जाएगा। और रही बात शरद पवार साहब की, तो राजनीतिक इश्लाका पुरुष है, पितृ पुरुष है, सच बात है, ये 83 साल के हैं, लेकिन वो 83 साल का मराठा कुंवर वीर सिंह की तरीके से, अरे तो ये कुंवर वीर सिंह 83 साल का मराठा, सारी कहानी आपकी मैंने मान ली राजपूत साहब, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल किसने खड़ा करा? बीजेपी ने तो नहीं खड़ा करा ना। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, उन्होंने बोला कि इनको मंत्री पद का ऑफर मिला है, मंत्री पद का ऑफर मिला, और आपके एक नहीं दो नेताओं ने यह बात बोली। शिवसेना उधर अलग बोल रही है, सामना में निकली की सफाई देनी चाहिए शरद राव पवार को। आप कमाल की बात कर रहे हैं। ये मैं आपके नेता को कोट कर रहा हूं, मैं किसी और नेता को कोट नहीं कर रहा। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, इतना काहे परेशान हो रहे हैं? उसके बाद सुप्रिया सुले जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं तो आपसे इससे आगे की बात कर रहा हूं, अगर ब्रेकिंग चलाने की हिम्मत हो तो चलाइए ना, ब्रेकिंग चलाने की हिम्मत हो तो ये चलाइए कि अजीत पवार साहब जो है बहुत जल्दी ही भाजपा का गठबंधन छोड़ सकते हैं। सर क्या नाम, ये जो सुशील शिंदे हैं, बहुत सुशील शिंदे कह रहा हूं, इसका क्या नाम है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने आप कह रहे हैं कि मैं जो खबर दे रहा हूं वो मैं जो एनडीए के बारे में खबर दे रहा हूं तो वो चलाओ। देखिए, एक पत्रकारिता का कानून होता है। लीजिए ना, आप कह रहे हैं मैं एक आपको तुमको खबर दे रहा हूं कि तुम ये खबर को चलाओ कि महाराष्ट्र में सरकार में उथल पुथल होने वाली है। अगर ये बात एनडीए से कोई बोलेगा, अजीत पवार गुट के नुमाइंदे यहां बैठे हैं, वो बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, तो मैं जरूर चलाऊंगा वो खबर को। लेकिन अभी आपके नुमाइंदे कह रहे हैं कि शरद पवार को ऑफर मिला, तो यानी पृथ्वीराज चौहान ने झूठ बोला, हाँ या ना? बात झूठ और सच की है ही नहीं। जब सुप्रिया सुले जी ने स्पष्ट रूप से बयान दे दिया, और उसके बाद हम सुप्रिया सुले जी पर भी पूरा भरोसा हम करते हैं, श्री शरद पवार साहब पर भी, और हम फिर जिम्मेवारी से कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पे नहीं, पवार परेशान है, नहीं करते। अब मैं अपने नेता पे भरोसा नहीं करते, सुप्रिया सुले पे भरोसा करते। अजीत पवार परेशान है, अमीश देवगन। अरे अजीत पवार परेशान होगा तो उनकी परेशानी बीजेपी और शिवसेना निपटेगी ना उसके साथ। उनको अगर अजीत पवार परेशान निकाले जाने का खतरा हो रहा है। लेकिन 70,000 करोड़ के वो अजीत पवार गुट तो कह रहा है कि 83 साल के बुजुर्ग का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पृथ्वीराज चौहान गलत है और सुप्रिया सुले सही है? दोनों में से एक तो चुनिए। बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रिया, देखिए मैं फिर से कहूं, आप पानी में जितनी लाठी मार लीजिए अमीश देवगन, पानी अलग नहीं होगा। ये इंडिया का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लुटिया डुबो के रहेगा। सुधांशु, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लुटिया यहां से सुधांशु त्रिवेदी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज गेटिंग इंपॉर्टेंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके सुधांशु जी, रिस्पॉन्ड टू सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने बोला कि ये पानी में कितनी भी लाठी मारी अलग नहीं होने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज देखिए बेबसी लाचारी की इंतहा देखिए कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को कह रहे हैं कि सहयोगी दल की एक सांसद के आधार के ऊपर वह खारिज किया जाता है। अरे भाई, अब पहला तो बात यह है कि कांग्रेस ये सोच सकती है कि शरद पवार जी मंत्री बन सकते हैं, इसका मतलब अंदर एक दूसरे के प्रति कितना गहरा संशय बैठा हुआ है, यह इसको प्रमाणित करता है। क्यों छोटा मोटा नेता बोला होता तो कह देते। अब यह बताइए, क्या सुप्रिया सुले जी कभी मुख्यमंत्री रही हैं? तो आप क्या मानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नेता कौन, पृथ्वीराज चौहान या सुप्रिया सुले, यानी कांग्रेस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री या एनसीपी की सांसद? अब ये आप तय कर लीजिए, फिर जो आप कहिए हम मान लेंगे, वही उसका आपका आधिकारिक बयान है। और उससे पहली बात यह कि यह बयान का सवाल कहां से उठा, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सबको साफ समझ में आ जाता है कि क्या स्थिति होने वाली है। महाविकास आघाड़ी में कितना आगे पीछे का मामला चल रहा है। जी आनंद दुबे, क्योंकि आपकी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति करती है तो सवाल पूछना आपसे लाजमी होता है। देखिए, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और शिवसेना यानी उद्धव गुट को भी लगता है खिचड़ी पक रही है, तभी सामना के अंदर वो बड़ी सारी कहानियां भी लिख रहा है और आपके नेता भी कई सारे बयान दे रहे हैं। बताइए।
देखिए नमस्कार अमीश भाई। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय शरद पवार साहब को, जिन्होंने बीड़ की सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि आजकल केंद्र सरकार के आशीर्वाद से ईडी तय करती है कि कौन सा नेता कब बीजेपी में शामिल होगा। यह देश की राजनीति और लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 3-4 दिन पहले हमने सामना के माध्यम से अपनी एक भावना व्यक्त की, अपनी एक आपत्ति जताई कि पवार साहब, आप हमारे महाविकास गठबंधन के आधार स्तंभ हैं, बड़े नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। यदि अजीत पवार जी आपके साथ मंच साझा करेंगे, बार बार आपकी मुलाकात होगी, तो कहीं न कहीं हमारे जो इंडिया गठबंधन है इसको कहीं न कहीं नुकसान होगा। आदरणीय पवार साहब ने तत्काल प्रभाव से हमारी बात मानी। कल छत्रपति संभाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इंडिया के साथ हूं। 31 अगस्त और 1 तारीख को मुंबई में जो बैठक हो रही है उसमें बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लूंगा। अब बात करता हूं जरा भाजपा की। भाजपा की स्थिति जैसे दयनीय होते जा रही है अमीश भाई। अभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र हो रहा था। वो तो कहते थे ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। लेकिन भाजपा 2023 की कहती है कि नहीं नहीं, केवल जीतना है, चाहे किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद, हमें जीतना है। अब बताइए कि एकनाथ शिंदे जी को ले लिया लेकिन जनता साथ में नहीं, अजीत पवार को ले लिया लेकिन जनता साथ में नहीं। आज बीड़ में बड़े बड़े पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं भाजपा को कि अजीत पवार जी अपील कर रहे हैं शरद पवार जी को फोटो लगाकर एक साथ कि आ जाइए हमें मदद करिए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अजीत पवार साहब के पास न जनता है, न पार्टी है, न वोट बैंक है। वही हाल एकनाथ शिंदे का है। कल एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरे विरोध में 1 साल से मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे चेक और मेट देना चाहते हैं। क्या उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ तो नहीं था, जो बार बार अभी भी कहते हैं मैं पुनः इन, मैं दोबारा आऊंगा? तो यह जो भाजपा की राजनीति है, भाजपा इस्तेमाल करती है, शोषण करती है और उसके बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें किनारे कर देती है। तो हम दुखी भाजपा को लेकर है कि भाजपा, आप 105-6 सीट जीतने के बाद भी उप मुख्यमंत्री हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सरकार में, और आपको अच्छी तरह पता है कि आदरणीय पवार साहब इंडिया के एक अहम हिस्से हैं। ठीक है, जवाब ले वो वहां से नहीं निकलेंगे जी। या जब तक शिवसेना वहां से नहीं निकलेगी, कांग्रेस वहां से नहीं निकलेगी, आप लोकसभा में नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, यू मेड पॉइंट। आनंद दुबे, आपने अपनी बात को रखा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। देखिए अमीश जी, आदरणीय शरद पवार जी को लेकर पूरी तौर से आईएनडीआई के साथी भ्रमित हैं, और खाली भ्रम तक सीमित नहीं है ये मामला, ये सीधा सीधा शक से जुड़ा हुआ है। देश के सबसे वरिष्ठतम राजनेता को यदि इस बात को लगातार कहना पड़े कि वो आईएनडीआई के साथ हैं और लगातार आईएनडीआई के ही साथी उनसे ये प्रश्न करें कि आप हैं या नहीं, इससे पता लगता है कि आईएनडीआई में किस प्रकार का भ्रम है। कल एक डिबेट में मैं साथ था, उसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यह कहा कि हमारा आईएनडीआई के पीछे कारण यह है कि डर और मजबूरी। ये डर और मजबूरी क्या है? ये डर और मजबूरी इस बात की है क्योंकि इनको इस बात की जानकारी है आईएनडीआई को कि देश ने मन बना लिया है कि किसी भी हालत में अगर हमको इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों के भाग्य को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर और कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। और यह संदेश जितनी स्पष्टता के साथ सामने आया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के इस मोदी जी के इस प्रचार से पूरी तौर से आईएनडीआई बिखर रहा है। उसका 3 सबूत है। एक, जिस प्रकार से आदरणीय शरद पवार जी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, उनके वक्तव्यों पे जिस प्रकार से छीछा लेदर की जा रही है। दूसरा, जिस प्रकार से आप पार्टी और कांग्रेस में विवाद शुरू हो गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बात की शुरुआत हो रही है। और तीसरा, आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली आते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका शुरू से यह कहना है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको अवसर दिया था केंद्र में, तब से वो उनका सम्मान करते हैं। लेकिन चुपचाप आना, बगैर किसी से मिले हुए और वापस चला जाना, कहीं ना कहीं ये कहता है जो बात आई थी कि बेंगलोर में आदरणीय नीतीश कुमार जी आईएनडीआई के नाम से सहमत नहीं थे और उसी दिन से वो लगातार लो प्रोफाइल हो गए। वो इस समय इतने सक्रिय नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आईएनडीआई तो बिखराव
पहले से ही था और ये बिखराव हर दिन बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। आनंद दुबे, ना उनके पास कोई प्रोग्राम है। मैं आदरणीय बृजमोहन साहब के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। 83 वर्ष के एक बुजुर्ग का बार बार अजीत दादा पवार और उनके समर्थक अपमान क्यों कर रहे हैं? जब वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया के साथ हूं, आप लोग जहां भी गए हैं खुश रहिए, बार बार उनके पास क्यों जाते हैं? क्यों उनके होर्डिंग्स और पोस्टर लगाते हैं? क्यों उनके फोटो का इस्तेमाल करते हैं? जब शरद पवार साहब कह चुके हैं कि भैया मेरे रास्ते अलग हैं, आपके रास्ते अलग हैं, तो बार बार उनका अपमान क्यों किया जा रहा है? और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अजीत दादा पवार बृजमोहन जी जवाब। अपमान नहीं है बृजमोहन जी जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं अपमान नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि हम आदरणीय शरद पवार जी से निवेदन करें। वो हमारी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है, हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। और हम लोगों को इस बात का हक है कि हम उनसे इस बात की मांग करें कि इस मौके पे वो जो नौजवानों ने जो फैसला लिया है उसका साथ दें, उसका समर्थन करें। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन आप उनका सम्मान तब हकीकत मतलब में कमाल की बात है, सवाल आपने खड़े करे आनंद भाई, आनंद बाबू सवाल आपने खड़ा करे, सवाल आपने खड़ा करे, सामना में सवाल आपने खड़े करे और अपमान बृजमोहन श्रीवास्तव सामना में आप लिखो, सवाल पृथ्वीराज चौहान ने खड़े करे, अपमान एनसीपी अजीत पवार का गुट कर रहा है और बीजेपी कर रही है। मतलब ये तो कमाल है। सवाल आपने खड़ा करा, शक आपने खड़ा करा कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए हमने तो सवाल खड़ा करा था, लेकिन बदनामी ये कर रहे हैं। सवाल किसने करा था? शरद पवार पे आपने और पृथ्वीराज चौहान ने ना निवेदन किया। अमित भाई निवेदन क्या निवेदन था? यानी शक था ना आपको शरद पवार पे, यानी आपको शरद राव पवार पे शक था ना? नहीं, एक बात बताइए, शरद राव पवार पे शक था ना आप लोगों को? शक नहीं, हमारी महागठबंधन कैसे मजबूत हो उसके लिए सलाह तो आपके नेता तो अंदर खा रहे, ये तक कह रहे हैं कि शरद पवार ने हमें एनडीए से बाहर करा दिया और अपने भतीजे को अंदर भेज दिया। हमारे साथ तो धोखा करा है आपकी पार्टी ने। आपके नेता तो ये तक कह रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं कि हमारे सारी बदनामी बीजेपी, आपके नेता कह रहे हैं कि एनडीए से हमें बाहर करा दिया और आज खुद सब एनडीए में चले गए हैं। आपके नेता तो ये तक कह रहे हैं। और अंदर खाने की बात यह है कि शिवसेना के अंदर जो उद्धव गुट है उसी में ये सवाल खड़े हुए हैं। आपके नेताओं ने सवाल खड़ा करे कि हमें एनडीए से बाहर करा दिया शरद पवार ने, और खुद शरद पवार जाके बैठ गए, उनके भतीजे जाके बैठ गए एनडीए के साथ। जवाब आनंद दुबे ने कहा, एक नाम बताइए। आपके नेता लगातार ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं, तभी आपने शक पैदा करा, तभी आपको नहीं, अमीश भाई आप तो इतने कमाल बात है, आप तो ऐसी बात करें कि आपको पता नहीं है। अमीश भाई आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप अनुभवी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातों की कोई चर्चा होती है क्या? क्यों नहीं होती? लोग तो वो मानेंगे। अरे मैं तो ऑन रिकॉर्ड की चर्चा कर रहा हूं, लिखे हुए की चर्चा कर रहा हूं। मैं तो लिखा हुआ जो सामने आया उसकी चर्चा कर रहा हूं। शक किसने पैदा करा? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, मैं कुलदीप कुमार आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी के एमएलए मेरे साथ बने हुए हैं। शक किसने पैदा करा? शरद पवार के ऊपर। पहला शक सामने लेकर आता है। दूसरा शक कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान सामने लेकर आता है। सुधांशु त्रिवेदी। अमीश भाई मैं दो बात कहता हूं। जो हमारे कांग्रेस के और शिवसेना के मित्र, शिवसेना उद्धव गुट के मित्र जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अगर सवाल पृथ्वीराज चौहान जी ने उठाया तो हम तब मानते कि कांग्रेस पार्टी को विश्वास है शरद पवार जी पे कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बोलता, खड़गे जी बोलते या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी बोलती, नहीं ऐसा सवाल उठाना गलत है, हमें पूरा विश्वास है। अब बोलना पड़ रहा सुप्रिया सुले को, सवाल उठाएंगे वो। अब आइए, अगर सामना में सवाल उठा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी बोले होते ना हम सामना की बात से सहमत नहीं है, शरद पवार जी पे सवाल उठाना गलत है, तो जनाब तब समझ में आता। पर बोलेंगे कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री बोलेगा और सामना में लिखा जाएगा जो शिवसेना की उद्धव गुट का मुखपत्र माना जाता है। इसका मतलब सवाली तो आप बनेंगे सवाल खड़ा करके, और जब कव्वाली होने लगेगी तो दोष दूसरों को देंगे। ऐसा नहीं होगा जनाब। जब आप ऐसे सवाली बनेंगे तो उधर से तालियां भी पड़ेंगी और कव्वाली भी होगी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता ये है कि जो कुछ अमीश ने कहा है, ये बहुत से राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं।
देखिए, जब महाविकास अघाड़ी बना था तो सबसे बड़ा लगा था अपेरेंटली फायदा शिवसेना को हुआ, सबसे बड़ा नुकसान था क्योंकि शिवसेना को हिंदुत्व की पिच से बाहर कर दिया पवार साहब ने। कहां लाके खड़ा कर दिया? मराठा पिच पे। अब आपके साथ दो प्रकार का वोटर था, एक जो कट्टर हिंदूवादी था और एक जो मराठा सेंटीमेंट का था। कट्टर हिंदूवादी वोटर अब कांग्रेस के साथ रहने पे आपके साथ नहीं रह सकता था क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से भाजपा के साथ था, और मराठा पिच पर पवार साहब आपसे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपको तो लाकर उन्होंने उस पिच पे खड़ा कर दिया था कि दोनों तरफ से, कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसलिए मैं कह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक और आपके कार्यकर्ता इस बात को आनंद दुबे भी समझ रहे हैं कुछ चीजों को, लेकिन मैं कुलदीप कुमार के पास मुझे जाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के। कुलदीप जी माफी चाहता हूं, आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की चर्चा होने लग गई थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी ने क्या ऐसी घुट्टी पिला दी कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस अपने नेताओं को कोस रही है दिल्ली के, और आप भी वही, और आप ही की जुबान बोल रही है। देखिए अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ मीडिया एलिमेंट्स जो हैं वो इस गठबंधन में दरार पैदा कराना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको इस गठबंधन डर बहुत है, वो बहुत घबराए हुए हैं, वो अपने देश के जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने जासूस लगाए हुए इंडिया गठबंधन के पीछे लगे हुए हैं। अरे हम कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि मणिपुर के ऊपर भाजपा के सांसद ने क्या कहा, ये बताएं देश को, उनका बयान क्या था, वो कौन सी पार्टी के सांसद थे, वो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने क्या कहा, उस राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने कितने सवाल खड़े किए, प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं देते हैं। आज प्रधानमंत्री जी से देश पूछ रहा है, भाई आप सब चीजों पे बोलते हैं, आप मणिपुर पे बोलिए, आप मणिपुर के मुद्दे पे बोलिए। आज 110 दिन ज्यादा हो चुके हैं, पूरा मणिपुर बंद पड़ा हुआ है, आप उस पे नहीं बोलते हैं, और आप फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। अरे ये वही महाराष्ट्र है प्रधानमंत्री जी जहां आप कुछ दिन पहले जाके कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और 3 दिन बाद उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं, भाजपा क्या कहती है, इनका ना कोई स्टैंड है, इनका ना कोई औचित्य है। और मैं तो कहता हूं कि आज सुधांशु जी भी आज मणिपुर के ऊपर बोल के जाएं, क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा के अंदर इनके विधायकों ने, भाजपा के ने कहा कि मणिपुर कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब एक तरफ देश की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मणिपुर पर काफी चर्चा हमने कर ली, लेकिन आपने बोला ये मुद्दा मीडिया के कुछ एलिमेंट्स लेके आना चाहते हैं, तो ये अलका लांबा को क्या मीडिया ने बोला था बोलने के लिए, सौरभ भारद्वाज को क्या मीडिया ने बोला था बोलने के लिए, आप ही के नेताओं ने बोला और मीडिया खबर भी ना दिखाई। ये कमाल का विचार है। लेकिन मैं एक अंतराल लेता हूं, लेकिन विचार तो है लेकिन खबर भी है। ब्रेक के बाद गठबंधन पर बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। मुझे प्राइड है इंडिया। वहां एक महिला एक तेज रफ्तार कार के बॉनेट पर लटकी हुई नजर आई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो महिला सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई उस कार के बॉनेट पर लटकी दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो किसी तरह कार को पकड़ी रही। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उस महिला को बचाने के लिए भागे, लेकिन ड्राइवर ने कार रोकने के बजाय उसकी रफ्तार तेज कर दी। आरोप है कि वो उसी तरह कार को करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ाता रहा। इस दौरान कुछ लोग सड़क किनारे तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर बैठकर तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उस कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि वो महिला गाड़ी रोकने की गुहार लगाती रही। इस घटना में उस महिला को काफी चोटें भी आई। दिल्ली के पास गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी बीच सड़क पर एक लड़के को पीटता हुआ दिखा। लड़के की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस वाला उस लड़के को पहले हाथों से पीटता दिखा। बाद में जमीन पर गिर जाने के बाद पुलिस वाले ने उस पर लातों की बरसात कर दी। इसके बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी नहीं रुका और लगातार उस आदमी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और लातें बरसाता रहा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में पिटाई का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बाद में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लिया। वीडियो के आधार पर इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। 10 साल के एक बच्चे की हत्या की आरोपी महिला का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें वो महिला अपना चेहरा ढककर एक घर से निकलती नजर आई। आरोप है कि उस महिला ने अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए उसके 10 साल के बेटे की हत्या कर दी, और उस बच्चे की हत्या के बाद का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वो आरोपी महिला अपना चेहरा ढककर एक घर से छिपकर निकलती दिखाई दी।
पुलिस के मुताबिक पूजा नाम की वो आरोपी महिला और जितेंद्र नाम का आदमी साल 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन पिछले साल वो आदमी उस महिला से अलग होकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने लगा, जिससे वो महिला नाराज हो गई। आरोप है कि अपने प्रेमी को सबक सिखाने के लिए उस महिला ने उसके 10 साल के बेटे की हत्या कर दी और शव को बेड के बॉक्स में छिपाकर फरार हो गई। लेकिन पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी वीडियो खंगाले और उस आरोपी महिला की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उस महिला ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि ताइवान ने अमेरिका पर खराब मिसाइलें भेजने का आरोप लगा दिया। बताया गया कि अमेरिका की भेजी गई पेट्रियट मिसाइल जब ताइवान ने एक अभ्यास के दौरान दागी तो वो अपने टारगेट को तबाह करने में नाकाम रही और तय किए गए टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उसमें विस्फोट हो गया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ताइवान ने अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल की ताकत को परखने के लिए उसे अभ्यास के दौरान दागा, लेकिन वो मिसाइल टारगेट को ध्वस्त करना तो दूर उस तक पहुंच ही नहीं पाई। पेट्रियट मिसाइल को काफी ताकतवर माना जाता है। ये लड़ाकू विमानों और यहाँ तक कई मिसाइलों को हवा में ढेर करने की भी ताकत रखती है। लेकिन दावा किया गया कि अमेरिका की ये मिसाइल ताइवान में फेल हो गई। ताइवान और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। खबर के मुताबिक चीन को सबक सिखाने के लिए ही ताइवान ने अपने उत्तरी तट पर पेट्रियट मिसाइल को तैनात किया। लेकिन अब जब यह दावा किया गया कि अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल में खराबी आ गई तो ताइवान की चिंता बढ़ गई। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत पर हंगामा बढ़ गया। आरोप है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के उस छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर अपने हॉस्टल की बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी घटना के बाद से जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल मच गया। कई छात्र संगठन यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी में रैगिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की मांग की। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। मामला बढ़ता देख यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को आपात बैठक के लिए राज्यपाल ने बुला लिया और मामले की जानकारी ली। वहीं इस मामले की जांच के लिए एक एंटी रैगिंग कमेटी का भी गठन किया गया, जो जल्द ही मामले की जांच खत्म कर रिपोर्ट सौंपेगी। छात्र की कथित खुदकुशी के मामले में कोलकाता पुलिस 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रैगिंग के मुद्दे पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में टीएमसी और वाम दलों के छात्र संगठनों में झड़प हो गई, जिसके बाद वहां हालात बेकाबू हो गए और दोनों संगठनों के छात्र आपस में धक्का मुक्की करने लगे। बताया गया कि दोनों दलों के छात्र रैगिंग के मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इसी दौरान जब दोनों दलों के छात्र आमने सामने आए तो उनमें भिड़ंत हो गई और हालात बिगड़ गए। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद छात्र उसे उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए। इधर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर जयपुर में छात्र संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया था और राजस्थान सरकार के इस फैसले के विरोध में छात्र संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, कुछ छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय की छत पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको रोका और वहां से नीचे उतारा। लेकिन उन छात्रों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ और उन्होंने कुलपति के घर में भी घुसने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। छात्रों का आरोप है कि सरकार अपने फायदे के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा पर बयान देकर वायरल हुई महिला मिथिलेश भाटी पर मानहानि का केस कर दिया गया। मिथिलेश भाटी दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहती हैं और वो सचिन की पड़ोसी हैं। और कुछ रोज पहले उन्होंने सीमा हैदर से शादी करने का दावा करने वाले सचिन मीणा पर टिप्पणी कर दी थी। आरोप है कि उस बयान में मिथिलेश भाटी ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे अपमानजनक बताते हुए सचिन और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया। एक स्त्री होके, एक गरिमा होके, एक संसदीय भाषा, असंसदीय भाषा को इस्तेमाल करेंगी, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगी। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने भी आरोप लगाया कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में जो कुछ भी कहा वो देश के हर पति का अपमान है। आरोप यह भी है कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं मानहानि का केस दर्ज किए जाने के बाद मिथिलेश भाटी ने सचिन के अपमान करने की बात से साफ इनकार कर दिया, जबकि सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर वालों ने उन पर जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लेकिन दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन मीणा के पड़ोस में रहने वाली मिथिलेश भाटी ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे इस बारे में बात की तो वो एक बार फिर अपने पुराने बयान को दोहराने से नहीं चूकी। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन, झींगर सा लड़का, बोलना या पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये छिछोरपंती है। यही नहीं, मिथिलेश भाटी ने सीमा हैदर के पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आने पर भी शक जताया
उनको यह भी शक है कि सीमा प्यार की आड़ में किसी मकसद से भारत में घुसी है। न्यूयॉर्क से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुलिस की गाड़ी ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। आरोप है कि वो महिला पिस्तौल से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही थी और तभी उस महिला से पिस्तौल छीनने के लिए पुलिस की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला बीच सड़क पर पिस्तौल हवा में लहराती नजर आई। हालांकि इस दौरान पुलिस के जवान उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं मानी और पिस्तौल को अपनी कनपटी पर रखकर खुद को गोली मारने की कोशिश करने लगी। इसी बीच पुलिस की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर गई, जिसका फायदा उठाते हुए पुलिस के कई जवानों ने उसे पकड़ लिया और उससे पिस्तौल छीन ली। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में एक और नेता की हत्या से खलबली मच गई। पिछले हफ्ते ही वहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विगाविसेंसियो की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इक्वाडोर में एक और बड़े नेता का मर्डर हो गया। इक्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरेया की पार्टी के बड़े नेता पेड्रो ब्रियोनेस को हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। इक्वाडोर में पिछले 4 हफ्तों में 3 नेताओं की हत्या हो चुकी है। पिछले हफ्ते ही वहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विगाविसेंसियो की राजधानी कीतो में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही वहां 2 महीने के लिए इमरजेंसी लागू। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन हत्याओं के पीछे ड्रग्स तस्करों का हाथ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वाडोर में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की जाती है। दावा है कि वहां का जो नेता इन तस्करों के खिलाफ आवाज उठाता है या उनका विरोध करता है, उसकी कुछ ही दिनों में हत्या कर दी जाती है। माना जा रहा है कि फर्नांडो विगाविसेंसियो और पेड्रो ब्रियोनेस को भी इसीलिए रास्ते से हटा दिया गया। अफ्रीका के देश लिबिया की राजधानी त्रिपोली में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना में सैकड़ों लोग घायल भी हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई गई। और इस भयानक झड़प के बाद की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें राजधानी त्रिपोली का एक इलाका आग की भयंकर लपटों में घिरा दिखाई दिया। हिंसक झड़प के बाद हुई आगजनी से वहां आग की कई फीट ऊंची लपटें नजर आईं। धुएं के गुबार ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक दोनों गुटों के पास बड़ी संख्या में हथियार थे और इसी वजह से हिंसा ने भीषण रूप ले लिया। दावा है कि यह हिंसा त्रिपोली में मौजूद 2 सैन्य गुटों के बीच तब भड़की जब एक गुट के कमांडर को त्रिपोली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। इसके बाद जब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया तब तक पूरा शहर हिंसा की आग में जलता रहा। इस दौरान कई नागरिक भी उसकी चपेट में आ गए। साथ ही बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक महिला एक तेज रफ्तार कार के बोनेट पर लटकी हुई नजर आई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो महिला सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई उस कार के बोनेट पर लटकी दिखाई दी। देखकर ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो किसी तरह कार को पकड़ी रही। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उस महिला को बचाने के लिए भागे, लेकिन ड्राइवर ने कार रोकने के बजाय उसकी रफ्तार तेज कर दी। आरोप है कि वो उसी तरह कार को करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ाता रहा। इस दौरान कुछ लोग सड़क किनारे तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर बैठकर तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उस कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि वो महिला गाड़ी रोकने की गुहार लगाती रही। इस घटना में उस महिला को काफी चोटें भी आई। दिल्ली के पास गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी बीच सड़क पर एक लड़के को पीटता हुआ दिखा। लड़के की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस वाला उस लड़के को पहले हाथों से पीटता दिखा, बाद में जमीन पर गिर जाने के बाद वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम। और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान आया है कि मुझे राहुल गांधी और सोनिया और गांधी ने अध्यक्ष बनाया है। यानी एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है मैं इलेक्टेड नहीं हूं, मैं सिलेक्टेड हूं और मुझे गांधी परिवार ने सिलेक्ट करके भेजा है। यह बड़ी स्टेटमेंट आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो सुन लेते हैं। प्लीज प्ले करिए वो बाइट इस समय। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। लगभग 80 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से यह पद मिला है। पहले ये अनऑफिशियल था, अभी ऑफिशियल हो गया है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बयान दे दिया है। अब भी बोलेंगे सुरेंद्र राजपूत जी की मीडिया का ही दोष है या खड़गे साहब ने सच कहा है? अरे खड़गे साहब ने बिल्कुल सच कहा है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें गलत क्या कहा है खड़गे साहब ने? खड़गे साहब पूरी तरीके से सही कह रहे हैं। पूरी कांग्रेस में श्री राहुल गांधी जी की एक प्रभावशाली भूमिका है, श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्रभावशाली भूमिका है। गांधी परिवार हमारा सीमेंटिंग फोर्स है। हम अपने परिवार को
पूरी तरीके से मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और उस परिवार ने, जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, 43 साल जो परिवार जेल में रहा है, 2 प्रधानमंत्री जिसके शहीद हुए हैं, अगर वो परिवार कांग्रेस में एक प्रभावशाली भूमिका है तो मीडिया के और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा? मतलब आप कह रहे हैं परेशान हो रहे, आप कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सिलेक्टेड बाय द गांधी फैमिली। उन्होंने ये कहा है कि प्रभावशाली भूमिका रही है। चुनाव आपके सामने हो, अगर आप आंख से आपको कोई दृष्टि दोष है तो उस दृष्टि दोष का इलाज करिए। अमित देवगन, दृष्टि दोष नहीं है, मैं तो सवाल अगर किसी आदमी को दृष्टि दोष है, अगर नहीं, ये कोई सवाल, अरे ये बेवकूफी का सवाल पूछने की जरूरत सारे सवाल बेवकूफी के लगेंगे। सामने पता है कि चुनाव हुआ है, जिसका जवाब आपको नहीं आता वो भाई जब सामने चुनाव हुआ है, आपकी है हिम्मत, आपकी है हिम्मत, आपकी है हैसियत नरेंद्र मोदी से और भाजपा से पूछने की आज तक चुनाव क्यों नहीं हुआ? भाजपा मैं तो नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछ लेता हूं, अमित शाह से भी सवाल पूछ लेता हूं और आपसे भी पूछ लेता हूं, लेकिन आप मेरी हिम्मत तक पहुंच गए। आपने मेरे पे 100 तरह के सवाल खड़ा कर दिए। मैंने तो आप ही के अध्यक्ष का बयान आपको सुनाया है, आप तो ऐसे नाराज हो गए, पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो आप ही के अध्यक्ष का बयान सुन के नाराज हो गए। मैंने तो आईना दिखाया है आपको, आईना देखने से नाराज नहीं होते, शक्ल आप ही की है उसके अंदर। कोई आईना नहीं दिखाया, किसी दिन खुद भी, अरे सर किसी दिन खुद भी आईना देख लिया। मैं तो देख ही रहा हूं आपके साथ, मैं तो देख ही रहा हूं आपके साथ। ठीक है, ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके लेट हिम आंसर। आपको शर्म नहीं आती ये कहने में कि सेलेक्ट हुए हैं? मैंने पूछा सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है, सवाल पूछा मैंने तो, सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है? अध्यक्ष क्यों नहीं बना? कोई चुना गया आपका अध्यक्ष? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान है और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड सुरेंद्र राजपूत ने बोला हमारे लिए सीमेंटिंग फोर्स है गांधी फैमिली, इसलिए उनका नाम लिया तो कोई हर्ज नहीं है। आप बिल्कुल बता देता हूं। देखिए, एक पंक्ति होती है कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो आज खड़गे जी के चेहरे में क्या असली है, क्या नकली है, क्या मुख है, क्या मुखौटा है, वो बहुत साफ सामने आ गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। गांधी परिवार का एक छत्र राज्य है और सब उसी के दामने रहमत के झंडे तले हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु यदि यह बात सत्य है कि इनका सीमेंटिंग फोर्स है, तो सुरेंद्र राजपूत जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, तो आज कम से कम सोनिया गांधी जी ये चाहती थी, ये मैसेज था कि खड़गे जी अध्यक्ष बने तो खड़गे जी जीत गए। जी कम से कम ये दर्शाता है कि सोनिया गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस में है। पर जब नेहरू जी ने खड़ा किया था तो उनके कैंडिडेट थे कृपलानी जी और पुरुषोत्तम दास टंडन के वो विरुद्ध थे, इसके बावजूद पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए। तो भाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चाचा नेहरू इतने लोकप्रिय थे तो कैसे हो गया? और मैं उससे बड़ा उदाहरण दे देना चाहता हूं, 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और पट्टाभी रमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो आप ये समझिए कि पूरा देश तो छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आप लोग गुलामों की पार्टी है था और क्या स्ट्रेंथ था, बहुत साफ है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी बोल गए कि 43 साल वो परिवार जेल में रहा। अरे जनाब 43 साल कहां से जेल में रहे? नेहरू जी 1919-20 के आसपास आके राजनीति ज्वाइन किए, 46 में तो प्रधानमंत्री बन गए 25 साल के बाद, और 43 साल जेल में रह लिए। उसके बाद तो पूरा खानदान रूल ही करता रहा। ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री दिए इन्होंने, तीनों को भारत रत्न मिल गया, और 2 ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में बनी, अपनी कमेटी से अपने को भारत रत्न दिलवाया। तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आता है। और अगर इतना बाइंडिंग फोर्स है तो नेहरू जी और महात्मा गांधी दोनों के कहने पर भी उनके समर्थित प्रत्याशी क्यों चुनाव हार गए थे? इसका मतलब बहुत साफ है। लेकिन मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत, आप बड़े नाराज हो गए और आपने कई तरह के प्रश्न खड़े कर दिए। आपका सम्मान है, आप हमारे मेहमान हैं, तो आप कई तरह के सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं सर, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि कुछ पार्टीज बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली है, तो फिर आपत्ति क्यों हो जाती है? यही बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि मेरे को कृपा हुई सोनिया जी की और राहुल जी की और मैं अध्यक्ष बन गया। 3 चीजें बड़ी आवश्यक है। सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये झूठे सुधांशु त्रिवेदी हैं जी, और पढ़ लिख करके नहीं आते और इतिहास के मर्मज्ञ होने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा
कि गांधी और नेहरू परिवार 43 साल जेल में रहा और गांधी और नेहरू परिवार में खाली जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी नहीं थे। सुधांशु जी पढ़ लिख करके आइए, रतन पंडित भी थे, कमला नेहरू भी थी और स्वरूप रानी नेहरू भी थी, तमाम लोग थे, सब मिलाकर के गांधी परिवार का पूरा परिवार नेहरू गांधी 43 साल जेल में रहा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रमाण भेज दूंगा, राजनीति छोड़ दीजिए। नंबर 1, आप हमेशा इतिहास को गलत तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। दूसरी बात, अभी आपने नरेंद्र मोदी जी वाली और अमीश भाई आपसे कहा आपकी मैं नाराज, मैं आपसे नहीं, आप मेरे मित्र हो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं आपसे। आपने जो सेलेक्ट की बात करी, मेरी बात उस पर मेरा आपत्ति थी। सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट हुए हैं। हां, नेहरू गांधी परिवार का सहयोग था, क्यों नहीं था। और तीसरी बात, बिल्कुल वो कह रहे सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का था, वो कह रहे सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का था, यानी अगर 70% सहयोग उनका था तो 30% बाकी लोगों का था। हम तो मान रहे हैं कि है, हम तो पूरी तरीके, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मान रहे हैं कि आज तक इन्होंने एक भी अध्यक्ष, ठीक है, सुधांशु जी की बात करेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बड़ा बयान दे दिया है कि मोदी सरकार तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाना चाहती है, जेल में डालना चाहती है, मारना चाहती है। यह बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स, बड़ी खबर इस समय की। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के शासन पे बड़ा निशाना है और विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है भारतीय जनता पार्टी। विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है भारतीय जनता पार्टी। झूठे केस दर्ज कर रही है भारतीय जनता पार्टी और हर हाल में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी भारतीय जनता पार्टी। और एनडीए पे भी निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि कांग्रेस हर हाल में वापस आएगी 24 के अंदर। इस समय की यह बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा रुख करता हूं, झूठे केस दर्ज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के। मैं आम आदमी पार्टी का पहला रिएक्शन लेता हूं, आपका रिएक्शन कुलदीप कुमार इस विषय के ऊपर। बड़ा पॉइंट है ये। देखिए अमीश भाई, इस बात में तो कोई दोहराए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों को जेल में डालना चाहती है, चाहे वो ईडी के माध्यम से, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से। वो किसी भी तरह विपक्ष को खत्म करना चाहती है। और ये आप देख भी रहे हो कि जितनी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो सब आज उनको ईडी के केस में फंसा के, झूठे सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया जी आज जेल के अंदर हैं, जैन साहब जेल के अंदर हैं, बहुत सारे और कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के नेता जेल के अंदर, क्योंकि ईडी और सीबीआई के जेल भेजने में। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा ईडी और सीबीआई के दम पे बीजेपी सरकार चलाना चाहती है। पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा इलेक्टेड और सिलेक्टेड की बात करें। अरे आप क्या इलेक्टेड सिलेक्टेड की बात कर रहे हो? आप ये देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ईडी के डायरेक्टर को आगे कार्यकाल बढ़ाने के लिए लगातार उसको आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उसको आगे बढ़ा रहे। ईडी की बात, उसकी बात क्या कर रहे हो कार्यकाल की? आज जो कमेटी, जो सीजीआई, जो कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनती थी, उस कमेटी से आज सीजीआई का नाम हटा दिया गया। समय सीमा है, टाइम लिमिट है। तो आप क्या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो? आप तो इस देश में सुधांशु 30 सेकंड में जवाब, हरण किया जा रहा है, 30 सेकंड में जवाब देना आनंद दुबे। सुधांशु जी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात बोली है, देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी इतिहास बताते बताते अपने गांधी परिवार के नाते रिश्तेदारों के नाम बताने लगे। यानी अब कांग्रेस पार्टी परिवार नहीं थी, सिर्फ परिवार था। तो फिर ये भी बता दीजिए वो लोग किन किन पदों पे थे। यानी आधा दर्जन भर लोग पदों पे बैठे हुए थे ना। तो ये तो स्वीकार कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, आपने स्वीकार किया कि आप परिवारवाद से ही पार्टी चला रहे थे। इसीलिए दर्जन भर लोग यहाँ पर एक और बात, खुद परिवार में डूबी हुई है, गर्व है परिवार का, शांति से आप लोग निर्वंश हो, इसलिए आपको गर्व अब एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जो ये कहती थी कि आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज कहते हैं कि अगर जेल भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बावजूद हम ईमानदार हैं
और क्या कहते थे और क्या करते हैं, वो आज जमीन आसमान का अंतर दोनों में दिखाई बिल्कुल सुधांशु जी, मैं भी कह रहा हूं, अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ता। अगर देश सेवा करने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जेल जाना पड़ेगा। आपके देश सेवा में जेल नहीं गए, शराब घोटाले में जेल गए हैं। आपके नेता देश प्रेम में जेल नहीं गए, शराब के घोटाले में जेल गए हैं, जिसको कांग्रेस भी कह रही है कि जायज है। शराब का घोटाला हुआ है, शराब का घोटाला हुआ है, कांग्रेस भी कह रही है इस बात को, जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हैं। तो कोई देश प्रेम में नहीं जो जेल गए, तो इसलिए भगत सिंह से कंपैरिजन करना कम से कम बंद करिए। इस पूरे मामले में शराब के मामले में जेल गए, बिल्कुल शराब का घोटाला हुआ है, कोर्ट ने बेल नहीं दिया अभी तक। अगर मेडिकल ग्राउंड पे बेल दिया तो मेडिकल ग्राउंड देने में जेल गए हैं वो लोग। शराब का घोटाला है ना, लोग हैं नहीं, कौन सा आजादी की लड़ाई में जेल गए गरीबों के बच्चों का अच्छी एजुकेशन देने में जेल गए हैं, वो इसलिए जेल गए। यू मेड योर पॉइंट। और अब बात सनातन धर्म की ताकत की, और यह खबर स्यूडो सेकुलर गैंग के लिए बेहद तकलीफदायक हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं व्यूअर्स। एक तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जय सिया राम के नाम का जयकारा लगाते दिखे, तो दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने यह कह दिया कि इस्लाम तो महज 1500 साल पहले ही आया है, लेकिन हिंदू धर्म बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, और मुगलों के राज में भारी संख्या में हिंदू अपना धर्म बदलकर मुसलमान बन गए, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा। लेकिन अब आपको विस्तार से पहले वो खबर बताते हैं जो 7 समुंदर पार ब्रिटेन से आई है। वहां इन दोनों राम कथावाचक मुरारी बापू का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां मुरारी बापू भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। ऋषि सुनक आम श्रोता की तरह दर्शकों के बीच जाके बैठ गए। इसके बाद उन्होंने मंच पर मुरारी बापू से मुलाकात की। ऋषि सुनक ने मंच से अपने संबोधन की शुरुआत जय सिया राम कहकर की। ऋषि सुनक ने कहा कि वो यहां प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, बल्कि हिंदू होने के नाते आए, और ये उस ब्रिटेन की कहानी है जहां लोकतंत्र भी है, संविधान भी है। बापू, जय सिया राम। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. लोकतंत्र भी है, संविधान भी है, और वहां आबादी भी ईसाई बहुल है। अब जरा याद कीजिए कि भारत में अगर ऐसा कुछ होता तो उसका नतीजा क्या हुआ होता। याद कीजिए, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में रामलला के मंदिर का शिलान्यास किया था, तो सूडो सेकुलर गैंग ने क्या क्या कहा था। कहा गया था कि भारत एक सेकुलर देश है जी, यहां का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म के कार्यक्रम में कैसे जा सकता है। यानी राम मंदिर के शिलान्यास में जाना इस गैंग को इसलिए सांप्रदायिक लगा था, लेकिन इस देश में दशकों तक सरकारी घरों में इफ्तार पार्टियां दी जाती रही, लेकिन यह इफ्तार 100% बहुत सेकुलर होता था। देश के संस्थानों पर पहला हक उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों का बता दिया था। वो भी सेकुलरिज्म का बड़ा कार्ड था, लेकिन कोई प्रधानमंत्री अपनी आस्था का निर्वाह करे, कोई मुख्यमंत्री करे, तो तुष्टीकरण में डूबी यही ब्रिगेड, सेकुलर ब्रिगेड, तिलमिला उठती है। याद कीजिए 11 मई 1951 का वो दिन जब सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना था, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कार्यक्रम में न जाने का अनुरोध कर डाला था। पंडित नेहरू की नजर में मंदिर के कार्यक्रम में राष्ट्रपति का शामिल होने से समाज के एक वर्ग को बहुत गलत संदेश जाने की आशंका लग गई थी। यह भी विडंबना ही है कि सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में जाना पंडित नेहरू को गलत लग रहा था, लेकिन जिन आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को बार बार ध्वस्त किया, उनमें से कईयों के नाम पर देश की राजधानी में सड़क बनाई गई थी। सोचिए तुष्टीकरण के लिए कैसा एक तरफा खेल खेला गया, और देश के बहुसंख्यकों की आस्था पर निरंतर लगातार चोट की गई, उन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा। आज तक यही बताया जाता है कि राम की आराधना करने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक हो जाता है और दूसरे धर्म के लोगों का भला नहीं कर सकता, इसलिए बढ़ चढ़कर टोपी पहनाने का कल्चर हावी हो गया। लेकिन सच यह है कि सनातन धर्म इतना विशाल और विराट है कि उसे किसी का अधिकार छीनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है।
सनातन धर्म का मतलब सिर्फ मैं या मैं ही नहीं हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, यही नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सब एक ही परिवार का हिस्सा है। ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। फिर भले ही सबके नाम, चेहरे, रंग, भाषा अलग हो। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी कुछ इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। वो इशारा कर रहे हैं कि आस्था बेहद ही निजी विषय है, ना तो इसे राजनीति के लिए इस्तेमाल करना सही होगा और ना ही इस पर राजनीति होनी चाहिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन धर्म धर्म नहीं है, एक विचार है, एक विचारधारा है और जीवन जीने की पद्धति भी है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार। अगला